हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये कैसे क्या है। यदि आप देखोगे ग्लोबल साउथ तो देखो, ये मैं जो मतलब ये मेरा जो ये वीडियो होगा, जो भी होगा, ये अनएडिटेड होता है, अनकट होता है। तो इसमें हो सकता है जो काइंड्स ऑफ थोड़ा सा उसमें मतलब हो सकता है रिपीटेड वर्ड्स आए। और मैं एक चीज़ को जैसे कि मैं समझाने की कोशिश में क्या करता हूँ, उसको रिपीट कर देता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो। बट ये होता क्या है ना, एडिटेड नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली उतना टाइम नहीं होता है कि हम उसमें एडिट करें, वीडियो को अच्छा बनाएं, इसमें मतलब काइंड ऑफ पिक्चर को डालें, साउंड को डालें, तो उतना नहीं होता। मेरा मेन फोकस ये होता है जो कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा से आप मतलब उसको क्लियरिफाई कर पाते हैं, और उसको किस तरह से आप उसको एनालिटिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच से समझाने के, नॉट जस्ट ओनली द पुटिंग द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोड करने की मेरा नहीं होता। मेन पर्पस ये होता है कि जो किसी भी कॉन्सेप्ट को कितना क्लियरली उसको और कितना उसको एनालिटिकली अप्रोच से उसको एक्सप्लेन किया जाए और उसको बताया जाए, जिससे कि एक मतलब कोई भी है जिसका जिसका कि बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का, बट क्यूरियोसिटी का, क्योंकि आने वाले टाइम है वो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होने वाला है, और एक जनरल अवेयरनेस आने वाली है लोगों के अंदर। अभी का यदि आप देखोगे, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दो चीज़ पे काम करता है, एक रिलीजन्स और एक कास्ट और रिलीजन पे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। बट जैसे ही एजुकेशन का परसेंटेज जाएगा, एजुकेशन का परसेंटेज और बढ़ेगा। एजुकेशन मीन्स एक्चुअल एजुकेशन। वो कैसे होगा? जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक जो जो अपनी अभी जीडीपी है वो बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ये यूथ के अंदर और ज़्यादा अवेयरनेस आएगा, और उनका लाइफ बहुत कुछ चेंज होगा, और वो एक प्रैक्टिकल लोग बनेंगे, जो कि इस तरह से बहुत जो कंजर्वेटिव थिंग है उससे बाहर निकल के वो प्रैक्टिकल थिंग में जब वो इंटर करेंगे, तो उस टाइम उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी और एनालिटिकल माइंडसेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है ना, जो वो यदि अलग-अलग चीज़ों के बारे में, नॉट फॉर मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इसकी वजह से नहीं, बस एज़ ए जनरल जनरल जो लाइफ़ में इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये बताने की कोशिश होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई कंपटीशन या कोई जनरल एग्जामिनेशन इस ये कराने नहीं हुआ। मैं ये आना मेरा ये पर्पस है कि भाई कोई भी इंसान है जिसका कि मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जी भाई, एक ज़िंदगी मिली है, इसमें आप इस दुनिया यही दुनिया है। आप इस दुनिया के बाद आप जब जाएंगे यहाँ से, तो भाई इस दुनिया के बारे में तो आपको जानना ज़रूरी है ना, या इसमें क्या हो रहा है, कहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, क्या है। आपकी जॉब या आपका लाइफ अलग फील्ड में है, लेकिन आपके अंदर नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जो भाई, ये जैसे कि मान लो कि इकोनॉमी कैसे काम करता है, या पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, इसमें जो एस्पाई होता है, स्पेनाज का क्या काम होता है, मतलब ज्योग्राफी कैसे काम करता है, मतलब अलग टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो दिस पर्पज से हम ये इसमें ये काम करते हैं। तो चलिए ठीक है, आज देखते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में। देखिए, अब ग्लोबल साउथ देखोगे आप, ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ यदि देखोगे, तो आप ये देखिए, ये हो गया वर्ल्ड मैप, ये हो गया आपका वर्ल्ड मैप, ये आपका साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये देखेंगे ये अफ्रीका हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, और इधर चाइना, यूरोप, ये सब आ गया, रसिया, सब ये आ गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप है। यदि आप देखोगे ग्लोबल साउथ, ये हो गया इक्वेटोरियल लैंड, जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इससे जो इधर वाला पार्ट है उसे साउथ, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो इसको यदि देखेंगे तो इसमें इंटायर अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका, अफ्रीका ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट में, समझ गए, ये पूरा अफ्रीका आ जाता है, बिकॉज ये पूरा आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक। ये इंडिया आ गया, ठीक। और चाइना भी कहता है कि हम भी ग्लोबल साउथ के वॉइस हैं, ठीक। तो ये सब कंट्री क्या है, और इधर यदि देखेंगे तो ये सब क्या था, कॉलोनियल पावर था। कॉलोनियल पावर मतलब ये सब इस कंट्री पे, इतिहास में देखेंगे तो इस कंट्री सब पे, जैसे कि ये देखिए स्पेन, इसका पूरा यहाँ पे राज था। ये भी पहले अमेरिका भी था यूरोप के अंदर में, बट अमेरिका 1775 में उसने आज़ाद हो गया, तो फिर ये भी एक कॉलोनियल पावर बन गया, तो इसका था। तो ये सब जो थे ये कॉलोनियल, हम लोग जो थे, इंडिया जो था वो इसके अंडर में थे, ये जो था ब्रिटेन इसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर में था, अफ्रीका जो था पूरा यूरोप के अंडर में था। तो ये सब जो था, ये कंट्री इन कंट्रियों पे कंट्रोल कर रखा था। कंट्रोल इन इन टर्म्स ऑफ, देखिए, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना कॉलोनी बनाता है, अपना उपनिवेश बनाता है, तो किस वजह से बनाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है।
सबसे पहला रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन होता है, जिसमें कि वहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए और उसके रिसोर्स से मार्केट मतलब प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ के आयरन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और आयरन से स्टील मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बना के और यहाँ के मार्केट में ही बेचना है। ठीक, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न लाना है। मतलब एक तरफ से इसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना है, यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, इस पर्पज से कॉलोनी बनाया गया था। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया, जो कि धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब कि यहाँ का मतलब किंग कौन बनेगा, यहाँ की सिस्टम किस तरह का होगा, इलेक्शन किस तरह से होगा, पूरे तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया गया था। मतलब केवल नाम के लिए यही देश था, लेकिन ये सब इस देश के अधीन थे। तो ये क्या हो गया, कॉलोनाइजेशन हो गया, समझ गए। तो हम सॉदर्न ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ क्या होता है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इस कॉलोनी का जब आपके इकोनॉमिक पूरा एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो आपके अंदर तो फिर क्या रहेगा, आपके पास पैसा तो नहीं रहेगा ना, आपका पर कैपिटा इनकम नहीं होगा और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आपके हेल्थ पे। यहाँ के जो किंग था उस टाइम का, जो भारत में जो रूल करता था, तो क्या था कि जो भाई भारत में, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, हम पूरे इंटायर कॉलोनी के बारे में हम ये बता रहे हैं। यदि हम ब्रिटेन का या अदर कॉलोनियल पावर के अंदर में थे, तो यहाँ यदि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो यहाँ से प्रॉफिट कहाँ ले जाता था, अपने कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्टली जो गवर्नर जनरल होता था या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसके पास तो पैसा बचता नहीं था। तो यहाँ के चीज़ों पे तो खर्च नहीं होता था, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ पे, यहाँ के इंडस्ट्री पे, यहाँ के टेक्नोलॉजी पे, यहाँ के रोड पे, यहाँ के सड़क पे, इस सब पे तो खर्च होता नहीं था। तो इन लोगों की कंडीशन क्या बहुत बदतर होती थी। ठीक, उसके बाद यहाँ के लोगों का इंडस्ट्री पे यदि काम नहीं करेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार होगा नहीं। ठीक, यहाँ के लोगों के पास नौकरी होगा नहीं, तो इन लोगों का पर कैपिटा इनकम होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों का स्थिति बहुत खराब था। ठीक, बहुत खराब था। जब हम किसी भी तरीके से हम लोगों को तो फ्रीडम हम लोगों का मिला, तो फ्रीडम मिलने के बाद 1947 के बाद से जितने भी कॉलोनी थे, धीरे धीरे अफ्रीका भी धीरे धीरे उसको फ्रीडम भी मिलता गया और सब हम आज़ाद होते गए। जब फ्रीडम मिलता गया सब आज़ाद होते गए। तो इन कंट्रियों के अंदर क्या प्रॉब्लम था, जब सब कॉलोनी वाले चले गए, जब ब्रिटिशर या जितने भी वेस्टर्न पावर थे चले गए, चाइना जो था, चाइना पूरे यूरोप के बीच में बटा हुआ था। फ्रांस के अलग थे, अमेरिकन के अलग थे, ब्रिटिश के अलग थे, सब अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था, बांट लिया था चाइना को। अफ्रीका को देखोगे तो अफ्रीका को भी सब बांट लिया था, पोर्चुगी का अलग था, फ्रांस का अलग था, मतलब सब बांट लिए थे, जब भाई ईस्टर्न मेरा है, वेस्टर्न तेरा है। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया था पूरे सॉदर्न कंट्री को, समझ गए। तो ये सब चले गए। तो इस कंट्रियों में किस तरह का प्रॉब्लम आ गया, इस बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। क्या, जब नया सरकार यहाँ पे बना, जो कि वहाँ के अपने लोगों का सरकार बना था, जैसे अपने यहाँ कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इन लोगों का हर एक फ्रंट पे प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरे तो लूट के ले गया था। तो यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेल है, ट्रांसपोर्ट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, इन लोगों का कंडीशंस खराब था। हर एक कंट्री के अंदर, समझ गए। तो ये लोग फिर क्या किए, ये लोग क्या किए, जो भाई अब हमें क्या करना है कि जो भाई एक दूसरे के साथ मिलके, जितनी भी कंट्री है, एक दूसरे को यदि प्रॉब्लम को शेयर करके एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो हम लोगों का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं नॉन अलाइंसमेंट मूवमेंट, NAM या पंचशील, ये सब क्या कॉन्सेप्ट था, ये सब एक तरीके से इनडायरेक्टली ये था जो ग्लोबल साउथ को एक साथ लेके आना, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए, जब ये कॉलोनियल पावर जो था, जिसको डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया इस कंट्रियों पर, तब इन लोगों ने इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं, जैसे कि देखो, आप देखो जैसे कि IMF, देखो IMF में लोन लेने जाएंगे तो अलग कंडीशन लगा देगा। WTO देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यदि आप जाओगे भाई ट्रेड करने के लिए, अलग अलग कंडीशन लगाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में लगा देगा जी भाई अपने खाद केमिकल जैसा यूज किया है। आप यदि मान लो कि आम को यदि ट्रेड करेंगे अमेरिकन के अंदर, तो बोलेगा कि भाई तुमने इसे केमिकल से पकाए हो, इस वजह से। ठीक, तो ये अलग अलग कंडीशंस लगा दिया जाता है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट। उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो गया, यदि आपको यदि लोन देगा तो कंडीशन लगा देगा। IMF यदि बेल आउट करेगा तो उसमें कंडीशन लगा देगा, जब भाई तुम इतना खर्चा करोगे, इसमें इतना खर्चा करोगे। मतलब दिस इज द काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट। जैसे कि IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इसमें कितनी तरह का कंडीशन लगा देता है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन है। चाहे UNO देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसमें क्या है, वीटो पावर इन लोगों के पास है, बाकी के पास नहीं है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट
कॉलोनाइजेशन या इसको नियो कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, जो भाई डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं करेंगे, लेकिन ग्लोबल साउथ को क्या करेंगे, इसको हम दबा के रखेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके रिएक्शंस में कह सकते हैं जो धीरे धीरे ये जो ग्लोबल साउथ वाले कंट्री है ये सब साथ में आते हैं। अब कहते हैं जो भाई हमारा जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान ले एक इस कंट्री के अंदर कोई रिजर्व है, इस कंट्री के अंदर कोई रिजर्व है, मान लीजिए कि सिलिकॉन का रिजर्व है, और इस कंट्री के पास में, इंडिया के पास में टेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों मिल जाएगा तो सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन होगा, या यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, सेमीकंडक्टर का मतलब प्रोडक्शन होगा। तो हमें साउथ के ऊपर इधर कॉलोनियल पावर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ग्लोबल साउथ का मेन पर्पस ये है जो भाई हम एक साथ मिल के डेवलपमेंट करेंगे, और इन लोगों के खिलाफ ये यदि बाइजनेस कर रहे हैं और ये अलग अलग कंडीशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। जैसे यूएनओ ही है, तो यूएनओ में जब इसमें ग्लोबल साउथ की किसी कंट्री की जरूरत पड़ेगी तो सब साथ मिलके हम काउंटर करेंगे, ठीक। इन्वायरमेंट का ही कोई इशू होगा, जैसे कि यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें है, तो ग्लोबल साउथ मिलकर एक साथ आवाज उठाएगा। जैसे कि यूएनएफसीसी में होता है ना, इन्वायरमेंट को लेके, ये कॉलोनियल पावर है वो बोलता है कि जो भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा कोयला, जो कॉलोनियल पावर है वो बोलता है कि भाई तुम लोग बहुत कोयला खर्च करते हो, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तुम लोग खर्च कम करो, नहीं तो तुम्हारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे हम क्या कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे। जैसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट में यूरोप का एक है जिसमें कि वो लगा रखा है, वैसे ही अलग अलग कंट्री इस तरह के कंडीशन लगा देते हैं, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए आप ये इधर ग्लोबल साउथ का कंट्री जो है, जैसे कि, तो वो यदि टेक्सटाइल यदि एक्सपोर्ट करेगा इस कंट्री के अंदर, तो उसमें क्या बोलेगा, जब भाई तुम जो अपना टेक्सटाइल कपड़ा बनाए हो वो चाइल्ड लेबर से बनाए हो, इसीलिए हम तुम्हारा नहीं लेंगे। तो ये अलग 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 तरीके के नॉन टेक्निकल बैरियर लगा देता है। तो उसके लिए वो ये दक्षिण का कंट्री जो है, दक्षिण वाले साउथ वाले कहते हैं कि भाई इनका जो इस तरह की ये पारदर्शी पार्शियलिटी होता है ना, उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और डेवलपमेंट हम खुद करेंगे। तो हम एक साथ यदि आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ में क्या होगा, वजन होगा, ठीक। तो ये एक ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है। इंडिया इज द लीडिंग कंट्री इन द ग्लोबल साउथ। इंडिया क्या है, लीडिंग कंट्री है। और इंडिया क्या करता है, इंडिया का तो स्टैंडर्ड अब बहुत डेवलपिंग से हम अपर डेवलपिंग के अपर लेवल में है। कुछ दिनों में हम लोग डेवलप बन जाएंगे, 2047 तक डेवलप बन जाएंगे। तो इंडिया क्या कर रहा है, जो अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री का हाल बहुत खराब है, अभी भी वो 1947-60 वाले टाइम में ही है, अभी भी उनकी स्थिति वैसे ही है। तो इंडिया क्या करता है, इन ग्लोबल साउथ, ये अफ्रीकन वाले कंट्री सब है, और जो भी ग्लोबल साउथ में आते हैं उन लोगों का वॉइस बनता है, मतलब उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको साथ लेकर, मतलब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं, और इन लोगों के कंडीशंस को बेटर करने के लिए खुद के द्वारा, और अदर कंट्रीज में यदि कोई एक्सप्लॉइट करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, और इनके कंडीशन को बेटर बनाने के लिए इंडिया इसका लीडिंग कंट्री है। चाइना भी कहता है, जो हम भी ग्लोबल साउथ के मेंबर है, वैसे चाइना का कंडीशन थोड़ा सा बहुत बेटर हो गया है, तो वैसे वो भी आता है इसके अंदर। तो यही एक ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है। अब हम ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इसमें डिस्कस इसीलिए नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ और, जैसे कि मानते हैं, देखिए अभी क्या है कि जो एक, जैसे कि एक हम एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे, रेयर अर्थ मटेरियल है। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके अंदर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। रेयर अर्थ मटेरियल जो आता है, जिसको कि जो आपका सेमीकंडक्टर के लिए, चिप के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चिप किस में आता है, डिफेंस में बहुत काम आता है। डिफेंस में जैसे कि आप मतलब जेट बनाएंगे तो उसमें आएगा, आप आर्म्स बनाएंगे अलग अलग तरीके के तो उसमें आएगा, आपकी यदि रोबोटिक्स है तो उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, आप यदि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो चिप का बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है इस सेक्टर्स में, जिसको कि न्यू इमर्जिंग सेक्टर बोलते हैं, या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो नया नया सेक्टर्स इमर्ज हुआ है उसमें चिप की बहुत ज़रूरत होता है। और चिप बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रेयर अर्थ मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल कौन सा होता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, रुबेडियम, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। और इसका रिसोर्स कहाँ पे है, इसका रिजर्व है अफ्रीका कंट्री के अंदर है, चिली, साउथ अमेरिका कंट्री में बहुत ज़्यादा है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। और प्रॉब्लम है क्या, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है उसके पास ना तो पैसा है, ना तो फंड है, ना तो टेक्नोलॉजी है। तो ये एक्सट्रैक्ट करके क्या करेंगे, ये मतलब कि इस रिजर्व को एक्सट्रैक्ट भी कर लिए तो इसके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना उतना फंड है जो ये चिप बनाना स्टार्ट करेगा, तो ये करते नहीं है। तो ये जो वेस्ट वाला कंट्री है, और
चाइनीज़ का भी ये स्टाइल स्टार्ट हो गया है। ये क्या करता है, इस कंट्री में आके एक्सप्लॉइट करता है, मतलब एक्सट्रैक्शन करता है मिनरल्स का, और लेके अपना चला जाता है, अपने यहाँ चला जाता है, चिप बनाता है। तो इन लोगों का मतलब डेवलपमेंट होता नहीं है रियली में, कुछ बाय रॉयल्टी वॉयल्टी कुछ दे दिया और इन लोगों का रिसोर्स को लेके चला जाता है। तो इसी सब की वजह से ग्लोबल साउथ, इंडिया जो है इन लोगों, इन कंट्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आके ग्लोबल साउथ के वॉइस को आगे बढ़ाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। आई थॉट आप हम इसको क्लियर कर पाएँ।